बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ ज़रदारी साहब और PMLN के दीगर लोग हमें ये समझाते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इम्प्लीमेंट होना कितना ज़रूरी है, और ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। यूँ सोसाइटी चलाई ही नहीं जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इम्प्लीमेंट ना हो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर कुछ फ़ैसले इम्प्लीमेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो फिर इदारा तो इदारा ना रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त किस कश्मकश में है और किस मसले से दो चार है, और क्यों उनका मुसलसल 7वां इजलास भी जो है वो नतीजा खेज नहीं हुआ, और अब क्या रौला पड़ा हुआ है और आज क्या फैसला आ सकता है। तो ये ज़रा देख लीजिए पहले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट होना क्यों ज़रूरी है। सुनिए ज़रा। बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। ऑल जजेस आर इक्वल। अब जो 4 की जो जजमेंट इन द फील्ड है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर जो हैं उसको फॉलो करें, उसके उनकी जजमेंट में लिखा हुआ है, और अगर आज नहीं होगा तो फिर तो कंटेम्प्ट मूव करनी पड़ेगी। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को सुप्रीम कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट बहाली के फैसले की हुक्म अजूली में बरतरफ किया जाए। सो ये तो तय हुआ कि ये सब लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तो ज़रूरी है। ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की नहीं है, कंटेम्प्ट मूव करना पड़ेगी। ये कैसे कह सकते हैं कि जजमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो ये सारे बयानात हम सुन चुके हैं। अब आ जाइए ज़रा असल बात पे, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त किस मसले में पड़ा हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। 12 जुलाई को फैसला आता है इलेक्शन मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, 12 जुलाई को। 14 सितंबर को फिर वजाहती ऑर्डर आता है। वो जो दरख्वास्त की गई थी कि हमें आपका ऑर्डर समझ नहीं आया तो आप ज़रा वजाहत कर दें, वो वजाहती ऑर्डर आ जाता है 14 सितंबर को। 23 सितंबर को तफसीली फ़ैसला आ जाता है। तो 12 जुलाई का फ़ैसला भी आ चुका, उस पर वजाहत भी आ चुकी उन कूड़ मगज़ लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आई थी, और फिर 23 सितंबर को तफसीली फ़ैसला भी आ गया। उसमें अगर कोई इबहम रह भी गया था तो इसमें पता चल गया, और उसमें क्लियरली कह दिया गया कि मखसूस नशस्तें आप तहरीक इंसाफ को दे दें। इसी दौरान जो है वो क्या होता है कि 6 अगस्त को इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कराई जाती हैं। यानी 12 जुलाई के फैसला जब आता है तो 12 जुलाई के फैसले के चंद दिन के बाद को, 3 हफ्ते के बाद, 6 अगस्त को इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर हो जाती हैं। और ये तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को गैर मौसर करने के लिए लाई जाती हैं, ताकि पता चले कि ताकि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको इतलाक कर दिया जाता है, माजी से इतलाक कर दिया जाता है। यानी आज कानून बनाते हैं, माजी से इतलाक कर देते हैं कि जी ये एक पार्टी चेंज नहीं हो सकती, और आप उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता, आप जानते हैं सारा कुछ। अच्छा, फिर क्या होता है, ये 6 अगस्त को हुआ। फिर जब 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आता है, तो 14 सितंबर के बाद फिर 19 सितंबर को स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिख देते हैं, और ख़त लिख के कहते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं करना, या आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और वो फैसला वैसे भी आईन कानून से मुतसादिम है, तो आपको फैसला इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिदायत जारी कर दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन को। अब ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन आज जो फैसला जारी करने वाला है, जिसमें वो कहेगा कि जी मखसूस नशस्तें PTA को नहीं दी जा सकती, वो यही कहेगा, ज़ाहिर है, और क्या कहेगा। तो जब वो ये फैसला जारी करने वाला है इलेक्शन कमीशन, तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके पास बहाने कौन कौन से हैं। एक उसके पास बहाना है कि जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, दूसरा उसके पास बहाना है कि स्पीकर असम्बली का ख़त आया है, और ये 2 बुनियादी बहाने बनाकर वो प्ली लेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और वो कहेंगे कि जी देखिए अगर कोई मसला है तो जाएं आप स्पीकर के पास, स्पीकर से बात करें, या पार्लियामान के पास जाएं, पार्लियामान ने एक्ट मंजूर किया है, हमारे सामने एक्ट मौजूद है, हमने तो इस पर बहुत तवील मुशावरती इजलास किए हैं, और ये होगा। अब हुआ ये कि 7 इजलास होते हैं, 7वां इजलास भी खबर यही थी कि बेनतीजा रहा है, लेकिन फिर कल रात गए खबर जारी कराई गई ज़राए से कि इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर पहुंच गया है, और आज रात को या कल जो है किसी वक्त ये जारी किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला किया। यानी फैसला इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना, ये फैसला सुनाना है जनाब इलेक्शन कमीशन ने। सुभान अल्लाह। और भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट होना ही है।
इस पे आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि हमने ये फैसला इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना? यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करना या ना करने पर अब मुशावरत हो रही है, और उस पर और इस पर फैसला जो है वो आज उन्होंने फैसला किया है, जो कि महफूज किया है और सुनाया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन, अब खबर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं जनाब, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इस बात पे वो अड़े हुए हैं। अच्छा, अब जब वो इस बात पे अड़े हुए हैं तो बाकी 3 मेंबर्स जो हैं वो ज़ाहिर दूसरी तरफ है। अब जो 3 मेंबर्स कहेंगे होगा तो वही, लेकिन खबरें ये हैं कि मुत्तफ़िका फैसला लाने की कोशिश की जा रही है, और वो 2 मेंबर्स जो अड़े हुए हैं कि नहीं जी फैसला इंप्लीमेंट होना चाहिए, उनको भी मनाया जा रहा है ताकि ये मुत्तफ़िका फैसला जाए और 5 मेंबर्स का फैसला जाए इलेक्शन कमीशन के कि जी ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ताकि वो ज़्यादा जोरावर, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा ना। 5 के 5 अगर मेंबर्स फैसला सुना देंगे कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, तो 5 का 5 जो है वो एक तरह से उनकी एक ताकत बन जाएगी। अच्छा, अब इस सारे मामले में देखिए, ये जो आज डॉन ने इस पर बड़ी अच्छी स्टोरी भी लगाई हुई थी। डॉन ने कहा था कि ये जो ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई मज़ीद कानून साजी हो जाए, या वो जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है वो हो जाए, ताकि हमारा केस और मजबूत हो जाए और हम कहें कि हमने इस वजह से इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने इस वजह से मखसूस नशस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी, क्योंकि देखें अब तो कानून साजी हो गई, आइन में तरमीम हो गई और सब कुछ हो गया। तो ये जो है वो इलेक्शन कमीशन का एक प्लान ये भी था। अच्छा, अब इसमें एक और मामला ना, देखिए जब आईनी तरमीम हो जाएगी तो आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बन जाएगी। ये कोड जो इस वक्त मौजूद है इसके पास तो कुछ इसके पल्ले रह नहीं जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को जब पूरे का पूरा गैर मौसर होने का इंतज़ार किया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने गैर मौसर होना है और इंतज़ार किया जाए कि ये कब गैर मौसर होती है, और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से एक ऐसी अदालत बना देगा कि एक कचहरी की तरह की अदालत बना के छोड़ दे बस, और असल सारे मामला जो है वो नई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास चले जाए। तो इलेक्शन कमीशन की ताख़ीर की एक ये वजह भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब रात को जो चूँकि खबरें आई हैं कि वो फैसला सुनाने जा रहे हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है, तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देता है। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि चूँकि हमारे पास स्पीकर का ख़त भी आया हुआ है, इलेक्शन में तरमीम हो चुकी है, माजी से उसका इत्तलाक़ हो चुका है और उसको तो इस और वो जो तरमीम है वो कहीं किसी अदालत से उड़ाई भी नहीं गई, तो इसलिए हम उसको जो मानते हुए हम ये इसका इत्तलाक़ नहीं कर सकते और मखसूस नशस्तें सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ को नहीं दे सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जजेस का इस पर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। इस पर तो मैंने कल भी बात की थी कि ये जो क्या इलेक्शन कमीशन के चीफ पर या मेंबरान पर क्या तौहीन अदालत लग सकती है, तो उस पर एक कानूनी राय यह है कि जी उसका तरीक़ाकार कुछ और है, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हैं, बराह रास्त उस से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये भी एक आईनी इदारा है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, जजेस के पास क्या रास्ता है? क्या जजेस जो हैं वो इस पर अपना रद्द अमल जो है वो क्या रेजिग्नेशंस की सूरत में दे सकते हैं? क्या 8 जज रिज़ाइन कर सकते हैं? मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ वकला से, तो उन्होंने कहा उनके पास कुछ खबरें थी, सुनगुन थी कि जो 8 जजेस हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी सोच रहे हैं। तो मैंने बड़ी हैरत से पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जजेस? तो उन्होंने कहा कि इंडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर इंडिया में हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इत्तला ये है कि जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ ऑप्शन जिन पर गौर कर रहे हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये भी है कि वो आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे हालात और मामलात बताएं और बताएं कि उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। यानी एक ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, आज उस ख़त का कहीं जिक्र ही नहीं है। आज उस ख़त को बिल्कुल सिफर करके रख दिया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, काजी फैसल साहब ने। उस पर कोई जो है वो कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है कि जिससे वो रास्ता रुक सके। और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी एक पहले ख़त लिखा गया था, अब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? तो ये जो है वो एक ख़त तो मंसूर अली शाह साहब ने लिख दिया, उस ख़त का हमने देखा कि कोई असर ही नहीं हुआ। तो अब क्या जजेस सोच रहे हैं, और उनमें से क्या एक ऑप्शन ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये बहरहाल हमें पता चलेगा। क्योंकि देखिए हालात इस तरह के हो गए, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने PCO लगाया था और PCO के तहत फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाए, इनको हटा दो, इनको लगा लो, इनको हटा दो। तो ये वही सूरत हाल है, अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट्स होंगी, अपनी मर्ज़ी के बेंच बनेंगे, अपनी मर्ज़ी के केस लगेंगे। जो केस तहरीक इंसाफ के फेवर में होंगे वो नहीं लगेंगे। अभी उस दिन भोला बन के काजी साहब ने कह दिया था ना, अच्छा नहीं लगा तो वो आपने याद ही नहीं कराया। हामिद खान साहब आप तो आते रहते हैं, हमें याद ही करा देते।
तो काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ के केसेस के बारे में तो ये कहते हैं कि जी अच्छा वो तो फिर हमारे जेहन में नहीं, आप हादी करा देते, और जो मतलब के केसेस हैं उसको लड़ झगड़ के और आइन ऑर्डिनेंस जारी करा के और मर्ज़ी की कमेटी तश्कील दे के और ये सारा कुछ करके वो जो है वो करने पर भी आमादा होते हैं और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। तो पीसीओ के जजेस जो हैं वो पीसीओ वाला हाल बना के रख दिया इस वक्त अदालतों का। लेकिन पीसीओ में फिर भी चलें, आइन का हुलिया नहीं बिगाड़ा गया था, यहाँ तो आइनी तरमीम करके आइन का हुलिया ही बिगाड़ा जा रहा है। ये उससे भी कोई बुरी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो क्या होगा ये बहरहाल हमें जो है वो आगे देखना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अब इंतज़ार है 8 जजेस के रद्दअमल का, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रद्दअमल का, कि इलेक्शन कमीशन आज अपना फैसला सुना देगा तो उसके बाद फिर रद्दअमल जो है वो क्या आता है। यानी दो खबरें आप इंपॉर्टेंट होंगी, एक इलेक्शन कमीशन का फैसला आना कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और दूसरा उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आना। ये हो नहीं सकता कि अननोटिस चला जाए, यानी फैसला इम्प्लीमेंट भी ना हो और जस्टिस मंसूर जो हैं वो चुप करके बैठ भी जाए, क्योंकि जस्टिस मंसूर ये कह चुके हैं कि फ़ैसला तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको 20 सेकंड का ये क्लिप सुनवा देता हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करना है और इसके अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना है। अब ये नहीं हो सकता कि मंसूर अली शाह साहब ये बयान भी दें और फिर अपने फ़ैसले की बेतौकीरी भी कराएं और ख़ामोशी से बैठ भी जाएं। ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। क्या होगा ये बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। देखिए अदालतों को जिस तरह से साथ मिलाया हुआ है, अब नैब कोर्ट है मसलन, नैब कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट, कल मैंने 2 दफ़ा स्केड्यूल की ये ख़बर आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन ख़बरों की भरमार इतनी थी कि दोनों वीलॉग्स में मैं नहीं कर सका, कल वाले वीलॉग्स में। इसमें आप देखिए कि ये जो नैब की अदालत है जिसमें जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का, इन दोनों का, सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ का तोशाखाना का केस चल रहा है। अब उसमें जैसे ही सदर बने थे आसिफ जरदारी तो दरख्वास्त आ गई थी कि जी उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको इस्तिस्ना है, आप ये विड्रॉ करें सारा कुछ। अब एक नई दरख्वास्त आई है जो नैब तरामीम के बाद कहा गया है कि चूँकि ये केस 80 मिलियन का है और 500 मिलियन का नहीं है, यानी 8 करोड़ का है, 50 करोड़ से नीचे है, तो इसलिए अब ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, इसको आप वापस नैब अदालत को भिजवा दें और उस पर वापस नैब को भिजवा दें। इस पर नैब अदालत ने अपना फैसला महफूज किया है और जाहिर है वो क्या इस बात से वो इनकारी तो हो नहीं सकते कि जी अब ये तरामीम हुई हैं और अब ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। लेकिन सवाल इस पर यह है कि क्या जो नैब है, नैब कोर्ट, क्या वो वापस नैब के पास भिजवा देगा इसको या एफआईए के पास या किसी और इदारे के पास भिजवा देगा। क्योंकि पिछले दिनों ये बहुत बहस हुई इमरान खान के केस में, हमने देखा तोशाखाना 2 में इमरान खान जो हैं उनका केस जब कहा गया कि वापस नैब के पास भिजवाएं तो नैब के पास भिजवाने की बजाय उसको एफआईए की अदालत में भिजवा दिया गया और बड़ी बहस हुई कि क्या ये नैब अदालत खुद एफआईए की तरफ रेफ़र कर सकती थी या नैब के इख्तियार में नहीं आता तो नैब वापस नैब के पास भेज दे नैब कोर्ट। तो ये करने की बजाय उन्होंने एफआईए के पास भेज दिया। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि नैब के पास वापस भेज दिया जाता है बजाय इसके कि किसी और कोर्ट को भेजें, तो फिर एक फ़र्क हमें वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि इमरान खान के केस में कुछ मामला और है और नवाज शरीफ और जरदारी साहब के केस में मामला कुछ और है। तो ये तफरीक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो आज उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की जब वो किसानों के प्रोग्राम में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स से जो कि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बात करते करते अचानक ये कहा कि मैं तो न जाने इस सीट पर कब तक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए कुछ कर दूँ। सुनिए ज़रा 15 सेकंड का क्लिप उन्होंने क्या कहा। हर रोज मैं बेचैनी की कैफियत में ये दिन गुजारती हूँ कि मैं कुछ कर जाऊँ आप सबके लिए। पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी देर हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है या जो इक़्तिदार है वो बहुत आनी जानी चीज़ है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब तक हूँ, क्योंकि इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए था और वो कहती रही हैं कि मैं ठोक के 5 साल पूरे करूँगी, आवाम की खिदमत करूँगी और कोई जो है वो मुझे हटा नहीं सकता। उन्हें कहना चाहिए था कि मैं
जो है वो आवाम की ताकत से आई हूँ, आवाम की सपोर्ट से आई हूँ और आवाम का मैंडेट हमें हासिल है और मैं 5 साल तक यहाँ पर हूँ और 5 साल में देखिएगा मैं आपके लिए क्या कुछ करूँगी। इसकी बजाय वो कह रही हैं कि जी इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ और कितने दिन हूँ। तो क्या सवाल इनके इस बयान से सवाल उठता है कि क्या मरीम नवाज़ की कुर्सी ख़तरे में है? क्या उन्हें ये लग रहा है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है या उनको ये लग रहा है कि उनकी जगह कोई और आने वाला है? तो मरीम नवाज़ को ये बात क्यों कहना पड़ी है? ये बहरहाल एक अहम सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।